गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का जो मस्ट भी एक क्वेश्चन है उसके ऊपर वीडियो। और ये हमारा जो होगा फर्स्ट डिवीजन कोर्स होगा और इसमें कम से कम एक ही चैप्टर अभी कंप्लीट कर लेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो इसको आज कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका काम खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्था का। पदार्थ का मुख्यतः तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन है। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस अवस्था है हम लोग को उसी को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ाई करना है, ठीक है। देखिए, ठोस पदार्थ का ऐसे जो बेसिक डिफिनेशन है वो ये है कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों फिक्स हो, वो ठोस कहलाता है। जिसका आयतन फिक्स हो, आयतन फिक्स रहेगा लेकिन आकार फिक्स ना रहे, आयतन फिक्स रहे आकार फिक्स ना रहे, वो द्रव है। और जिसका दोनों में से दोनों कोई कुछ भी निश्चित ना हो, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, वो गैस होता है। ये बेसिक डिफिनेशन था। इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। तो पदार्थ का जो ठोस अवस्था है, अगर इस ठोस अवस्था को भी अगर हम डिवाइड करें तो दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है या कोई भी ठोस पदार्थ है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर ही पढ़ाई करना है। क्रिस्टलीय ठोस जो है इसको अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर, रासायनिक बंधन के आधार पर अगर बांटे तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस है ये होता है चार प्रकार का। और यदि हम इसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, यानी कि इकाई सेल के आधार पर अगर हम इसको बांटते हैं तो इकाई सेल के आधार पर ये जो क्रिस्टल है ये होता है 7 प्रकार का। और इसी काम को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। इसी को क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। यानी क्रिस्टल तंत्र क्या है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्रिस्टलों को इकाई सेल के आधार पर बांटने का काम या जो बांटते हैं वो क्रिस्टल तंत्र कहलाता है। और केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर अगर हम बांटेंगे, रासायनिक बंधन के आधार पर, तो क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल और चौथा होता है धातुई क्रिस्टल। तो क्रिस्टल ठोस जो है वो मुख्यतः चार प्रकार का होता है, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धातुई। और केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर, रासायनिक बंधन के आधार पर। आयनिक क्रिस्टल में याद रखेंगे कि इसमें 117 कॉम्बिनेशन, 117 कॉम्बिनेशन और 216 का ज़्यादातर रहता है। 117 का मतलब कि एक एलिमेंट ग्रुप 1 का, 117 का, और 1 2 का, 116 का, इन सब का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। या इसको ऐसे समझ लें कि इसका जो मुख्य गुण है, सबसे मोस्ट बात यह है कि ये भंगुर होते हैं। और जब भी हम आयनिक क्रिस्टल की पढ़ाई कर रहे होंगे तो ध्यान में रखेंगे NaCl के बारे में, नमक का एग्जाम्पल ध्यान में रख के, इमेजिन करके, और तब हम लोग उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि ये भंगुर होते हैं। इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्डिंग होता है, आयनिक बंधन बनता है। इनके अणुओं के बीच आयनिक बंधन बनता है। सहसंयोजक में अणुओं के बीच कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन। और हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजक बंधन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि किसी क्रिस्टल के अणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सा क्रिस्टल होगा, वो सहसंयोजक क्रिस्टल होगा, ठीक है। दूसरा बात इसका यह है कि इसका द्रव्यमान उतना उच्च होता है। आते हैं आणविक क्रिस्टल में। आणविक क्रिस्टल में अणुओं के बीच एक कमजोर बल लगता है, उसका नाम है वान डेर वाल्स बल। एक कमजोर वान डेर वाल्स बल इसमें काम करता है। तो अगर पूछा है कि किस क्रिस्टल के अणुओं के बीच बहुत कमजोर बल लगता है तो आणविक क्रिस्टल। दूसरा बात, जब भी हम आणविक की पढ़ाई कर रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल हमेशा ध्यान रखेंगे बर्फ के बारे में कि हम लोग बर्फ की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगला बात यह है कि इसमें थोड़ा सा चर्चा वाष्पन उष्मा का भी होता है कि इसका जो वाष्पन उष्मा है वो बहुत कम होता है आणविक क्रिस्टल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धातुई क्रिस्टल। तो नाम से ही क्लियर है, धातुई है। तो इसके बीच एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बंधन बनता है, धातुई बंधन। इनके बीच, अणुओं के बीच एक मजबूत धातुई बंधन बनता है, ये पहला बात। दूसरा, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है कि अगर इस पर आघात किया जाए, चोट किया जाए तो उससे ये बढ़ता है इसका लंबाई। जैसे कि हम कोई धातु देख ले, लोहा, तांबा, ऐसा कुछ, ठीक है। तीसरा कि ये तन्य होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट होता है।
तो इस तरह का प्रॉपर्टी इसमें है। इसमें एक विशेष चमक होता है जिसको हम धातुई चमक कहते हैं। तो ये सब चीज़ जो है नाम से क्लियर हो जाएगा। धातुई चमक कहेगा किस क्रिस्टल में, तो धातुई क्रिस्टल में, नाम से ही क्लियर है। सहसंयोजक बंधन किस में, तो सहसंयोजक क्रिस्टल में। आयनिक बंधन किस में, तो आयनिक क्रिस्टल में। ये तीनों तो क्लियर ही है। मेन यही है कि वान डेर वाल्स बल किस में लगता है, तो आणविक क्रिस्टल में। इसका ध्यान रख लेंगे। तो जो क्रिस्टल का प्रकार है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इकाई सेल की ओर। इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल। यदि हम किसी क्रिस्टल की बात कर ले, मान लेते हैं कि ये जो है एक क्रिस्टल है, और यदि हम इस क्रिस्टल को मान लेते हैं कि ये क्रिस्टल बर्थडे का केक है, ठीक है, इसको बर्थडे का केक मान ले, तो किसी बर्थडे में जब केक आता है तो उसको जो हम बारी बारी से पहले काटते हैं, और काटने के बाद इसके टुकड़े को बाहर करते हैं। तो सपोज कि किसी एक टुकड़े को बाहर कर रहे हैं, ये एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को बाहर कर दिए, तो किसी एक पूरे केक का जो छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े को इकाई सेल कहते हैं। ठीक वैसे जैसे कि केक में हो रहा हो, जैसे किसी पूरे केक का छोटा टुकड़ा होता है, वैसे ही इस पूरे क्रिस्टल का, इस पूरे से क्रिस्टल का जो छोटा भाग हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे इकाई सेल होते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या बोलेंगे, इकाई सेल किसी क्रिस्टल का वह छोटा भाग है जिसको मिलाने पर फिर से क्रिस्टल बन जाता हो, क्योंकि ऐसा टुकड़ा जब हम मिला देंगे तो वापस से क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। तो इकाई सेल का डिफरेंस यही बोलेंगे कि इकाई सेल किसी क्रिस्टल का वह छोटा भाग है जिसको आपस में मिला देने पर फिर से क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। बहुत ही बेसिक डिफरेंशन है और ऐसे लिखना ही है कि इकाई सेल किसी क्रिस्टल का वह छोटा भाग है जिसको आपस में मिला देने पर क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। अब इकाई सेल जो है यहाँ फिगर बना रहे हैं, ये तो 2D में है। अगर इसी को हम 3D में बनाते हैं तो एक क्यूब के आकार का बनेगा, घन के आकार का इसका फिगर बनेगा। ठीक है, ये इकाई सेल है। इकाई सेल होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल। दूसरा होता है पिंड केंद्रित सेल, पिंड केंद्रित सेल। तीसरा फलक केंद्रित सेल, फलक केंद्रित सेल। इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, इसको बॉडी सेंटर्ड सेल या बीसीसी बोलते हैं, इसको फेस सेंटर्ड सेल या एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, तीनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि वैसा इकाई सेल यानी कि वैसा कोई घनाकार फिगर जिसके सिर्फ किनारे पर, ये जो किनारा है जिसको हम जालक बिंदु भी कहते हैं, सिर्फ किनारे पर एक एक कण उपस्थित रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल इकाई सेल। यदि किसी इकाई सेल में जितने भी किनारे हैं, जितने भी कोना है, उन सब किनारों के अलावा जितना किनारा है या जालक बिंदु है, इन सब जालक बिंदु के अलावा ठीक बीच में भी अगर एक कण उपस्थित है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिंड केंद्रित सेल यानी कि बीसीसी। और यदि किसी इकाई सेल में जितना ये इकाई सेल जो है, यदि किसी इकाई सेल में जितने भी किनारे हैं, इन किनारों के अलावा जितने भी फलक हैं, उन सब फलकों के बीच में, जैसे एक फलक हो गया, ये ऊपर का सतह फलक है, ये एक साइड का फलक है, ये इधर का फलक है, जितना भी समतलीय सतह है इनके बीच एक एक कण होगा तो उसे हम फेस सेंटर्ड सेल यानी कि फलक केंद्रित सेल कहते हैं। यहाँ पे 2 फिगर बनाने का अर्थ यह है कि एक आगे का फेस होगा, एक पीछे का फेस होगा, तो दोनों फेस के लिए एक एक डॉट यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों इकाई सेलों का। इसमें बात कर लेते हैं, अगर बात की जाए परमाणु की, तो सरल इकाई सेल में कुल परमाणु 1 आते हैं, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 होते हैं। अगर बात करें आर और ए में रिलेशन की, तो इसमें आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a/2, इसमें आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a√3/4, और इसमें आर फॉर्मूला होता है a/2√2। ठीक है, इसका ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सरल इकाई सेल में परमाणु कितने, 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। आर और ए में रिलेशन, सरल इकाई सेल में r बराबर a/2, बीसीसी में r बराबर a√3/4 और एफसीसी में r बराबर a/2√2। अगर हम पैकिंग की बात करें, ऊपर करो, अगर हम पैकिंग की बात करें तो सरल इकाई सेल में 52.36% जगह जो है वो गोलों द्वारा भरा हुआ रहता है। इसमें बात करें तो 68.02% जगह जो है भरा हुआ रहता है, और इसमें 74.06% जगह जो है वो फुलफिल्ड रहता है। तो वैसे ही 68.02 है, तो इसको हम लगभग में 68 सीधे बोल सकते हैं, इसको लगभग 74 हम सीधे बोल सकते हैं। अगर बात कर ले रिक्तियाँ की कि कितना परसेंट जगह जो है वो खाली है, तो खाली के लिए 100 में से माइनस कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 47.64% जगह खाली रह जाएगा। इसमें लगभग 32% जगह खाली रह जाएगा, और इसमें लगभग 26% जगह जो है वो खाली रह जाएगा। तो इस टेबल को अच्छे से ध्यान में रखें, इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहना ही है। ठीक है, तो ये हमारा मेन हो गया इकाई सेल कंप्लीट। हम इससे आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट है वो है ब्रैग का समीकरण। ब्रैग का
समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन। सबसे पहला बात कि ब्रैग का समीकरण दिया कब गया था, तो 1913 में। किसने दिया, तो डब्ल्यू बी ब्रैग और डब्ल्यू एल ब्रैग, दो आदमी था। डब्ल्यू बी और डब्ल्यू एल ब्रैग दो आदमी था, दोनों आपस में बाप बेटा का रिलेशन था दोनों का। तो दोनों मिलकर एक समीकरण दिया था। समीकरण दिया क्यों था, तो अंतरतलीय दूरी, अंतरतलीय दूरी, अंतरतलीय का दूरी का मतलब होता है कि तलों के बीच का दूरी, यानी कि क्रिस्टल के दो तलों के बीच कितना दूरी है वो बताने के लिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर ले। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, इसको मिलाकर बोलते हैं 1913 में डब्ल्यू बी ब्रैग और डब्ल्यू एल ब्रैग ने किसी क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी या अंतरतलीय दूरी का मान बताने के लिए अपना एक समीकरण दिया, जिसे हम ब्रैग का समीकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है और सिंपल है कि 1913 में डब्ल्यू बी ब्रैग और डब्ल्यू एल ब्रैग ने किसी क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी या अंतरतलीय दूरी का मान बताने के लिए अपना एक समीकरण दिया, जिसे ब्रैग का समीकरण कहते हैं। और ब्रैग का समीकरण क्या है उसको अब अच्छे से देखिए। मान लेते हैं कि ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में, ये एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में मान लेते हैं कि ये एक तल है और ये एक तल है, ये एक तल, ये दूसरा तल, दो तल है। ठीक है, करना कि यह है कि इन दोनों तलों पर प्रकाश का किरण इंसिडेंस करवाना है, आपतित करवाना है। मान लेते हैं एक किरण यहाँ से आया, यहाँ पे आपतित हुआ और टकराकर यहाँ पे परावर्तित हो गया। वैसे ही एक किरण यहाँ आया, इस पर टकरा के यहाँ टकराया और उसके बाद जो है यहाँ से परावर्तित हो गया। ठीक है, ये किरण मान लेते हैं ए से चला, बी पर टकराया और सी चला गया। ये किरण मान लेते हैं पी से चला, क्यू पर टकराकर और आर चला गया। बी से क्यू का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पहले से डी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। सपोज कि हम ए बी सी किरण को मान लेते हैं पहली किरण, फर्स्ट रे, पहली किरण, और पी क्यू आर किरण को मान लेते हैं दूसरी किरण, सेकेंड रे। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि दूसरी किरण को ज़्यादा काम करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से चलेगा नीचे तक आना पड़ा, फिर टकरा के ऊपर जाना पड़ा और इसको बगल में ही सतह मिल गया, बगल से चला गया। तो मतलब ज़्यादा कौन चला, तो क्लियर है यहाँ पे कि सेकंड रे जो है, दूसरी किरण जो है वो अतिरिक्त दूरी तय कर रही है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेंगे कि दूसरी किरण अतिरिक्त दूरी कितनी तय कर रही है। इसके लिए उपाय ये है कि हम इस पॉइंट बी से पी क्यू पर और क्यू आर पर एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ लंब ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ लंब ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कि ये एम है और ये एन है। इससे फायदा ये होगा कि जैसे जब ये किरण ए से बी गया होगा पहली किरण, तब तक दूसरी किरण पी से एम गया होगा, यानी कि ए बी का डिस्टेंस और पी एम का डिस्टेंस लगभग हो जाएगा बराबर। वैसे ही जब ये बी से सी गया होगा, वैसे ये एन से आर गया होगा, यानी बी सी का डिस्टेंस और एन का डिस्टेंस बराबर हो गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है एम से क्यू और क्यू से एन, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर हमको निकालना है दूसरी किरण द्वारा तय की गई अतिरिक्त दूरी का मान, तय की गई अतिरिक्त दूरी का मान, तो कितना हो जाएगा, m से q और q से n, m से q प्लस q से n। और ये दोनों डिस्टेंस जो है लगभग एक दूसरे के बराबर है, यानी mq और qn जो है एक दूसरे के लगभग बराबर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर mq और qn को भी mq ही लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2mq, ये अतिरिक्त दूरी हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये लंब ड्रॉ किए थे तो ये 90 डिग्री होगा, तो हम बी एम क्यू एक ट्रिंगल से यहाँ से हम एम क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ कुछ थीटा बन रहा है, सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यदि हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब की जगह एम क्यू, तो एम क्यू बटा कर्ण के जगह बी क्यू, और बी क्यू का मान कितना हुआ है, डी दिया हुआ है। यहाँ से नहीं एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एम क्यू बराबर डी साइन थीटा, ये हो जाएगा एम क्यू का मान। और इस मान को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा 2d साइन थीटा। ये किसका मान हो गया, अतिरिक्त दूरी का, दूसरी किरण द्वारा तय की गई अतिरिक्त दूरी का मान। ठीक है, अब ब्रैग का नियम क्या था, ब्रैग ने क्या कहा था, तो ब्रैग का ये नियम था कि दूसरी किरण द्वारा तय की गई अतिरिक्त दूरी, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेकेंड रे, उसका जो मान है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का पूर्णांक गुणक होता है। थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है, फास्ट के लिए, पूर्णांक गुणक होता है।
बस इसी बात को जो है हम लोग अच्छे से फॉर्मुलेट कर लेंगे। तो दूसरी किरण द्वारा की अतिरिक्त दूरी कितनी है, अभी हम लोग निकाला 2d sin थीटा, तो 2d sin थीटा ये अतिरिक्त दूरी है दूसरी किरण का। किसका पूर्णांक गुणक होता है, तो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, इसका पूर्णांक गुणक होता है। यानी कि एक फॉर्मूला आएगा 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, यही ब्रैग का समीकरण है। अब इसमें ध्यान कर रखना है कि अगर कोटि का बात किया जाए कि दूसरी कोटि के लिए, दूसरी कोटि के लिए या दूसरी कोटि के परावर्तन के लिए ब्रैग का समीकरण लिखे, तो ये जो फॉर्मूला है n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि n की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, यानी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sin थीटा हो जाएगा। इस तरह से जमा कोटि क्या है उसके लिए हम लोग काम कर लेंगे। तो ये हमारा ब्रैग का समीकरण था, इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अभी बाकी जो इस चैप्टर का बच रहा है उसका वीडियो तुरंत अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा बैटरी को चार्ज करके। थैंक यू, जय हिंद।